नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेशनल बहस। मैं हूं शीतल राजपूत। रूस यूक्रेन युद्ध का 13वां दिन और 13वें दिन भी तबाही और बर्बादी की तस्वीरें कम नहीं हुई हैं। हालांकि शहरों में फंसे आम नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए मानवीय गलियारा जरूर खोला गया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 17 लाख से ज्यादा यूक्रेनी देश छोड़कर मध्य यूरोप पहुंच गए हैं। इन सब के बीच अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अब से थोड़ी देर पहले ऐलान किया कि अमेरिका अब ना तो रूस से तेल इंपोर्ट करेगा, ना ही गैस खरीदेगा। जो बाइडेन ने दावा किया है कि अमेरिका ने रूस के खिलाफ जैसी कार्रवाई की है उससे रूस की इकोनॉमी को तगड़ा नुकसान हुआ है और कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने रूस से किनारा कर लिया है। Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. We remained humane even on day 4 of this terrible war. On day 5, the terror against us was going on against children, against cities, and constant shelling have been taking place around the country, including hospitals. And that didn't break us. And that gave us feeling of big truth. On day 6, the Russian rockets fell on Babin Yar, that is the place where the Nazis killed thousands of people during the Second World War. And 80 years after, the Russia hit at them for the second time, and even churches are getting destroyed by shelling. On day 8, we have seen Russian tanks hitting the atomic power station. And everybody got to understand that this is the terror against everyone. On day 9, there was a meeting of NATO countries without the result that we were looking for. तो ये आप सुन रहे थे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को, जो कि ब्रिटिश संसद को अब से थोड़ी देर पहले संबोधित कर रहे थे। अपने पैनल के पास चलते हैं, इंटरनेशनल बहस की शुरुआत करते हैं। जनरल सिवाच, ज़ेलेंस्की ने अभी ब्रिटिश संसद को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, लेकिन हमें जिस मदद की उम्मीद थी वो हमें नहीं मिली, लेकिन फिर भी हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे। दूसरी तरफ कड़े सैंक्शंस, प्रतिबंध जो हैं और ज़्यादा, तेल नहीं खरीदेगा अमेरिका रूस से। और ये भी कहा जो बाइडेन ने कि यूक्रेन को कभी रूस उस पर पूरा कब्जा नहीं कर पाएगा। लेकिन हकीकत जनरल सिवाज, क्या ये भी नहीं है कि रिपोर्ट्स हैं कि बस कुछ ही घंटों की बात है, कुछ ही दिनों की बात है और राजधानी कीव पर रूस का कब्जा होगा, पूरा प्लान हो गया है, तैयार हो गया है, हमला होने वाला है। ये तो सच्चाई है कि यूक्रेन जो है एक डिफेंसिव बैटल लड़ रहा है। कीव आज नहीं तो कल नहीं तो हफ्ते 10 दिन के अंदर तो गिरेगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि कीव को चारों तरफ से घेर लिया गया है और उसके बाद जो रॉकेट, मिसाइल, एयर स्ट्राइक और आरटी की बम्बार्डमेंट होगी, पानी बिजली काट दिया जाएगा, इंटरनेट काट दिया जाएगा, स्पेशल फोर्सेज को भेजा जाएगा पैराजम से, और उसके बाद टैंकों और बस्तरबंद गाड़ियों की मदद से वो अंदर घुसने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है टाइम लगेगा, पर ये ऐसा होगा। सच्चाई ये है कि जो अभी यूरोप है उसने बाकी मदद तो दी है, हथियार आ गए हैं, स्टिंगर मिसाइल, उसके बाद जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, ड्रोन्स आ गए हैं, मगर ना उन्होंने नो फ्लाइंग जोन किया, ना उन्होंने अपने बूट्स ऑन ग्राउंड की। इसका मतलब यह है इनका मन साफ है, अमेरिका और नेटो का, वो युद्ध नहीं डायरेक्ट लड़ना चाहते रूस से। तो ये लड़ाई यूक्रेन को अपनी लड़नी पड़ेगी। और यूक्रेन जो एक ऐसा देश है जो कि अगर तुलना की जाए मिलिट्री पावर की और रूस की और यूक्रेन की, तो रूस तो $62 बिलियन खर्च करता है अपने डिफेंस बजट में, दूसरा नंबर है। ये तो 22वां नंबर है और $6 बिलियन करता है। तो अगर आप टैंकों में देखें, एयरक्राफ्ट में देखें, शिप में देखें और आपके आरटीपीसी में देखें, तो रूस 10 गुना उससे पावरफुल है। तो मुकाबला ज्यादा देर यूक्रेन कर नहीं पाएगा जब तक उसको मदद और ना मिले, अच्छी मदद।
क्योंकि नाटो और अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहते, ना वो आएंगे। ऐसे में ये इट इज अ लूजिंग बैटल। कहीं ना कहीं यूक्रेन बलि का बकरा बन गया है और वो एक स्केपगोट बना दिया है। अमेरिका को अपना फायदा हो रहा है, चीन को अपना फायदा हो रहा है। अमेरिका को सबसे बड़ा फायदा है कि ये जो ऑयल और गैस रूस जो बेचता था यूरोप में, अब वो मार्केट अमेरिका लेने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद वो मिलिट्री हार्डवेयर बेचेगा क्योंकि इसकी बहुत डिमांड होगी। डॉलर जो है वो बढ़ गया है और इसी प्रकार जो चीन है वो भी कहीं ना कहीं फायदे में है, क्योंकि रूस जो है अब चीन पे ज्यादा डिपेंडेंट होगा। अपना ऑयल गैस बड़े सस्ते दामों में चीन को मिलेंगे। चीन की इकोनॉमी कोई खास अच्छा नहीं कर रही थी, उसको एक रिवाइवल मिलेगा और एक जूनियर पार्टनर बन के आएगा चीन के साथ रूस। और ऐसे में मुझे लगता है सबसे चिंता का विषय है कि कहीं जब ये सब कुछ ध्यान यूक्रेन की तरफ है, चीन कुछ ताइवान पे ना कर दे, उसकी वजह है। हाँ, इनफैक्ट हम इसको आज डिस्कस भी कर रहे हैं क्योंकि ये बार बार ताइवान की ओर से ये शिकायत की गई और ये कहा जा रहा है कि भाई चीनी फाइटर्स जो है हमारी स्पेस में घुस रहे हैं और हमने उनको खदेड़ दिया। अभी पिछले एक महीने में कई ऐसी घटनाएं जो है वो ताइवान ने रिपोर्ट की है, तो इसकी आड़ में चीन भी इसकी ताकत, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं यूक्रेन की और रूस की जो जंग चल रही है। मैं ग्रुप कैप्टन देवनाथ के पास चलती हूँ, फिर आप सबके पास आऊंगी, सभी मेहमानों के पास। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, ये अमेरिकी एजेंसियां और पश्चिमी एजेंसियां ये कह रही हैं कि उनके पास पुष्ट खबर है कि बस रूस जो है वो कीव पर बड़ा हमला करने की तैयारी में पूरी तरह से घेर चुका है। तो ये हमले की स्ट्रैटेजी, रणनीति क्या हो सकती है, जो कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में कीव पर हो सकता है, जो कि राजधानी है यूक्रेन की, और उसके बाद यूक्रेन पूरी तरह रूस के कब्जे में होगा? जी हाँ शीतल, जैसे कि जनरल शिवाच ने अभी समझाया, रूस की फौजें कीव की तरफ 3 दिशा से बढ़ रही हैं। उत्तर में बेलारूस से कीव की तरफ बढ़ रही हैं। उनका 64 किलोमीटर लंबा कॉन्वॉय जो है पिछले 4 दिन से कीव के आउटस्कर्ट्स में खड़ा है। इसमें टैंक, तोप, बख्तरबंद गाड़ियां और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारा ऑयल जैसे पेट्रोल, डीजल है, ये तैयार खड़े हैं कीव में घुसने के लिए। उन्होंने आस्ते आस्ते कीव की जो आउटर पेरीमीटर रोड है, जैसे दिल्ली के आसपास रिंग रोड है, उसको इन्फेस्ट करना शुरू कर दिया है। इसी तरह से दक्षिण में खेरसोन और ओडेसा के एक्सिस से वो बढ़ते बढ़ते उत्तर की तरफ कीव की तरफ बढ़ रहे हैं। एक गांव है जिसका नाम है बिला सेरकिया, जो कि सिर्फ 80 किलोमीटर दक्षिण में है कीव से। रूस की जो एडवांस पार्टीज हैं, उनकी जो फॉरवर्ड स्क्रीन बोलते हैं रेकी बटालियन, वो यहां तक पहुंच चुकी है। इसी तरह से पूर्व में जो डोनबास का एरिया है, वहां से अब रूस की फौजें आस्ते आस्ते कीव की तरफ बढ़ रही हैं। शीतल, उन्होंने क्या करना है कि जब वो कीव को चारों तरफ से घेर लेंगे, कीव की जो रिंग रोड है, पेरिफेरल आर्टिलरी रोड हैं, उसके बाद उन्होंने, जैसे जनरल शिवाच ने बोला, उन्होंने वहां पूरी तरह से बिजली काट देनी है, पानी काट देनी है, गैस सप्लाई काट देनी है। वहां रात को टेम्परेचर दिन में भी माइनस में रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब खबरें आने लगी है कि कीव के अंदर फूड शॉर्टेजेस चालू हो गए हैं। कुछ ऐसी भी खबरें आई हैं कि बहुत कोशिश की जा रही है कि उनको किस तरह से फूड सप्लाई की जाए, लेकिन रूसी फौज ने जो घेरा बना हुआ है, उसकी रहते हुए बाहर से कीव के अंदर की तरफ फूड सप्लाई नहीं हो रही है। अब बहुत जल्दी ही मेरा ये मानना है कि रूस की फौजों ने, उन्होंने ऑलरेडी 3 रास्ते चुन लिए हैं जो कि कीव के पेरिफेरल रोड से सिटी सेंट्रल की तरफ जाती है। इन 3 एक्सेस पे उन्होंने खास बात ये देखी है कि ये रास्ते चौड़े हैं ताकि अंदर जब एक बार टैंक घुस जाएं तो वो अंदर दाएं बाएं मैनूवर कर सके। इसी तरह से उन्होंने ये देखा है कि इन रास्तों के दोनों तरफ आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक एकदम क्लियर स्पेस है, ताकि जो लड़ाके हैं, रेजिस्टेंस फाइटर्स हैं, वो रशियन टैंक्स के ऊपर आरपीजी से या मोलोतोव कॉकटेल से हमला ना कर पाए। तो मेरा ये मानना है कि बहुत जल्दी ही रूस की फौज कीव के अंदर घुसने वाली है। ठीक है, और कीव यूक्रेन की फौज ने भी तैयारी की है, लेकिन रूस का जो मादा है, डिफेंस, उनकी कैपेसिटी और वो जिस तैयारी के साथ आए हैं, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा रेजिस्ट यूक्रेन कर पाएंगे। ऐसे में रोबिंदर सचदेवा,
ज़ेलेंस्की अपील पर अपील अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कर रहे हैं, कम्युनिटी से कर रहे हैं कि आप नो फ्लाई जोन बनाइए, जिसको बार बार नेटो और यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न वर्ल्ड खारिज कर रहा है। दूसरा, वो नेटो के सदस्य नहीं है और अपनी फौजें अंदर भेजने को कोई तैयार नहीं है, बूट्स ऑन ग्राउंड। ऐसे में क्या आपको, आपकी राय में, क्या ये समझदारी नहीं होगी कि ज़ेलेंस्की अब बातचीत के लिए थोड़ा सा और नरमी दिखाएं और एक कदम पीछे हटे, क्योंकि उन्हीं की देश की जनता जो है वो इसका खमियाजा भुगत रही है? हाँ जी शीतल जी, थैंक यू। लगता तो ये है ऑन द फेस ऑफ इट कि कुछ थोड़ी कॉमन सेंस होगी कि थोड़ा स्टेप बैक करें। इनफैक्ट आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मिनट्स बिफोर मेरे ख्याल से मैंने कोई हेडलाइन देखी है जिसमें कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की शायद डोनबास रीजन को लेकर के और क्राइमिया को लेकर के फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे, कहा जा रहा है। जस्ट शायद अभी पढ़ी है मैंने। बट यू सी, ये सॉल्व नहीं करेगा। रशिया का जो ग्राइंडर चल रहा है, ग्राइंड करा जा रहा है रशिया का है न्यूट्रलिटी, ठीक है, मेन। उसके बाद डी नाजिफिकेशन, जो हुआ ज़ेलेंस्की और उसकी जो सरकार है, एलीट को कहते हैं कि ये तो नाजीज हैं, इन्होंने जेनोसाइड और करा है यहाँ पर सारा डोनबास वगैरह में, तो डी नाजिफिकेशन। तो न्यूट्रलिटी की, नो नेटो एंड ज़ेलेंस्की की सरकार जाए, तो ये दो तो बॉटम लाइन एक तरह से है रशिया की। अब क्राइमिया को अगर थोड़ा एडजस्ट करें, ये वो बात करें, तो देखते हैं क्या होगा। बट बेसिकली दो चीज, ओके, ज़ेलेंस्की क्या कर रहा है, ही इज पोजिशनिंग इट एज अ कि यूरोप की वॉर है अगेंस्ट रशिया, राइट। उनको वो खतरे ये भी दिखा रहा है एटॉमिक, कि भाई देखो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर हो जाएगा तो रेडिएशन यूरोप को खतरा है डायरेक्टली। देन अपील कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में। अभी जो स्पीच दे रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ही सेड कि एक बच्चे की डेथ हो गई है डिहाइड्रेशन से, बहुत बड़ी बात है, राइट। तो वो इमोशनल अपील्स कर रहा है, ये दिखा रहा है यूरोप और हम आपके लिए लड़ रहे हैं, पर लड़ वो अकेला रहा है ना। इधर से नेटो एंड अमेरिकन आर बैकिंग, उनका ग्राइंडर चल रहा है इकोनॉमिक। ये देखिए ना, ग्राइंडर की तरह समझिए। अमेरिका ने अभी अनाउंस किया कि मैं ऑयल बंद कर दूंगा इंपोर्ट रशिया से इत्यादि। तो ये जो चल रहे हैं दोनों ग्राइंडर्स अलग अलग प्लेन में, रशिया का यूक्रेन के अंदर और अमेरिका नेटो का। लेकिन ये जो इकोनॉमिक ग्राइंडर्स हैं, जो आर्थिक प्रतिबंध है, उससे यूक्रेन की जनता को या ज़ेलेंस्की की जो लड़ाई है उसको कोई फायदा सीधे तौर पे नहीं मिल रहा है। रूस पे शिकंजा जरूर कस रहा है, या उस पे यूक्रेन को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। इससे ये हो रहा है कि रशिया को वीकन हो रहा है। अमेरिका चाहता है रशिया को पनिश करना फॉर मल्टीपल रीजंस, राइट। तो रशिया पनिश हो रहा है इसके चलते। पर बात यह कि ये सारी इतनी चीजें चलेंगी, इसमें एब्सोल्युटली स्कोप हो गया है रशिया और नेटो की फ्रिक्शन वॉर होने का। पोलैंड से सामान आएगा, कैसे आएगा, छोटा मोटा भी तो ऐसे ही आ रहा है बॉर्डर से। जब रशिया यूक्रेन को ज्यादा कर लेगा तो वो जो आएगा, तो अगर नेटो की इन्वॉल्वमेंट हुई तो रशिया के साथ वहां फ्लेयर अप। एंड नेक्स्ट, रशिया यूक्रेन को चाहे ऐसी अफगानिस्तान बना के रख ले फॉर सम टाइम, अगले 3-6 महीने, बट रशिया फिनलैंड को थ्रेटन करेगा। फिनलैंड इज नॉट अ नेटो कंट्री एंड स्वीडन इज नॉट। तो जैसा माहौल चल रहा है इस समय दुनिया में, तो उसमें तो रशिया विल बी जस्टिफाइड कहेगा, तुम मुझे घेर रहे हो, मैं तुम्हें उल्टा घेरता हूं, जूडो स्टाइल मूव करता हूं। ये दोनों नॉन नेटो कंट्रीज हैं, यूरोप के हार्ट सब के बीच में जो पिस रहे हैं वो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, जो इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और ये बात कहीं ना कहीं हर पक्ष को समझनी होगी, जो ह्यूमन एंगल है इसका, उसको हर पक्ष को समझना होगा। मैं नेहा पंत के पास चलती हूँ, अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हैं। नेहा, आपसे थोड़ी देर पहले हमने जो बाइडेन को सुना, उन्होंने बहुत सारे सैंक्शंस पे और अनाउंस कर दिए रशिया पे, और सबसे अहम बात उन्होंने ये कही कि हम तेल जो है वो इंपोर्ट नहीं करेंगे, एनर्जी नहीं इंपोर्ट करेंगे रशिया से। पर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे इंटरनली थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, जो कि एक फैक्ट है। अमेरिका के अंदर भी तो इससे दिक्कत पैदा होगी अगर रूस से तेल नहीं आएगा। एक बड़ी क्वांटिटी में तेल आता है रशिया से। देखिए शीतल, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अमेरिका का जो रशिया से एनर्जी इंपोर्ट है वो मैक्सिमम 4% तक ही जाते हैं, 3 to 4%। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही बहुत सेल्फ गोल यहाँ पर कर रखे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में व्हेन इट कम्स टू द प्राइस ऑफ गैस। वो गैस तो इन्होंने क्या किया कि अपनी ही जो पाइपलाइंस हैं, जो एनर्जी अग्रीमेंट था कनाडा के थ्रू यूएसए का, उसको इन्होंने पहले बंद किया। दूसरा, इन्होंने क्या किया कि यहाँ जितने भी लाइसेंसिंग परमिट थे ड्रिलिंग के लिए पेट्रोल की, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स के पास बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंसी है, वो अपने को खुद सेल्फ सस्टेन कर सकता है, लेकिन इन्होंने ये अभी तक यहाँ कैंसिल कर रखे हैं। तो जैसे कि अगर कायदे से, तो सबसे पहले इन्होंने अपने यहाँ पर लाइसेंस परमिट को रिन्यू करके पेट्रोल के प्राइसेस को नीचे लाना था, वो इन्होंने नहीं किया। गॉड नोज यहाँ पर कौन सी एनर्जी लॉबी काम कर रही है इस वक्त, ग्रीन एनर्जी
जैसे आपको पता ही है कि पेट्रोल की लॉबी है, हर चीज यूनाइटेड बिल्कुल। स्टेट्स की अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसीज देखें तो वो लॉबी जो लॉबिस्ट होते हैं वो इसको बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। हाँ। तो फिलहाल हम ऑलरेडी यहाँ पर बर्न झेल रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस का और सब चीजों का, लेकिन उसके अलावा जो सबसे बड़ा तो ये है वो बर्न है तो food और sector बढ़ेगा का। ना कहीं, ये जो इस तरह जी, से जो बिल्कुल। रिस्ट्रिक्शंस है इस पे, ये जी, तो इसके आम अलावा अमेरिकी केवल- को भी इसका दंश झेलना अब आम होगा। अमेरिकन को इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा, लेकिन जो 4% का जो एनर्जी सप्लाई है उसके अलावा अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर सबसे मेन सप्लाई, अगर आप फूड चेन की बात करें तो फर्टिलाइजर अगर आप सबसे बड़ा जो अगर सप्लाई कहीं से आता है वो ठीक। है यूक्रेन और रशिया से। जी। तो वो अगर आप यहाँ नहीं आने देंगे तो डेफिनेटली आप हमारी इकोनॉमी को किस हद तक हैम्पर कर रहे हैं। ये जो आप उन पे प्रतिबंध लगा रहे हैं ये बूमरैंग करेगा, ये बूमरैंग क्योंकि आप करेंगे, ये यूएस रूस को तो कहीं ना कहीं चाइना को आप उसकी powerful कर उसका रहे हैं। गला तो घोटने की कोशिश हो ही रही है, नकेल कसने की, लेकिन ये उन देशों पर भी असर डालेगा जिनके व्यापारिक रिश्ते कहीं ना कहीं रूस से रहे, जैसे अमेरिका का ही हम जो इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे एलाइज ही हमारे साथ नहीं है। अगर आप देखें तो जर्मनी और फ्रांस ने दे हैव पुट देयर फुट डाउन कि नहीं, हम नहीं आपके साथ इन सैंक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप हाँ। देखिए कि हम कितने आइसोलेटेड हैं इस स्टैंड पे। आप बिल्कुल, अपने बिल्कुल, end पे बिल्कुल, बताइए बिल्कुल। आप क्या वर्च्यू सिग्नलिंग कर बिल्कुल। रहे हैं। जनरल सिवाच के पास चलती हूँ। जनरल सिवाच, हमने जब बात को छोड़ा था आपसे, जो हम जिक्र कर रहे थे, तो हम चीन की बात कर रहे थे और आपने कहा था कि इसकी आड़ में, इस कॉन्फ्लिक्ट की आड़ में अब चीन भी ताइवान पर इसी तरीके से चंगुल कसने की कोशिश करेगा और कुछ समय में ताइवान की एस्टैब्लिशमेंट ने इस बात की शिकायत भी की और कहा भी है कि हमारी एयर स्पेस में चीनी फाइटर घुस रहे हैं, हम उन्हें खदेड़ रहे हैं। हाँ देखो, यही लगता शीतल। देखो सच्चाई ये है कि चीन ने देखा कि अमेरिका क्या कर सकता है। अमेरिका को उसने अफगानिस्तान में देखा, कुछ नहीं किया, दुम दबा के भाग गया, और यहाँ पर यूक्रेन को उसने पेड़ पे चढ़ा दिया और बोलता रहा कि आप पंगा ले लो रूस से। और जब लड़ाई हुई तो ना तो हथियार के अलावा ना बूट्स ऑन ग्राउंड, ना कुछ मदद की। और तो ऐसे में लगता है कि एक जो रिलायबल पार्टनर नहीं है अमेरिका, तो अब ही अमेरिका के भरोसे अगर ताइवान बैठा हुआ है। मैं मानता हूं कि जो इंडो पैसिफिक है, साउथ चाइना सी में अपने 2 युद्ध पोत लगा रखे हैं अमेरिका ने, यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस निमित्ज। और अगर चीन किसी से डरता है तो वो है अमेरिका की नेवी से। मगर ये भी सच बात है कि जो अमेरिका है वो किसी हद तक जाता है, उसके बाद नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं चीन को ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसे में जिस प्रकार से रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और सभी देखते रह गए, तमाशा ही रहे कि आखिर यूक्रेन की गलती क्या थी, क्योंकि सच्चाई यह है कि रूस ने उस पर हमला किया। और ऐसे में अगर चीन ताइवान को हड़प लेता है, क्योंकि ताइवान तो लड़ नहीं पाएगा, उसकी तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। तो लेकिन उधर अमेरिका की मिलिट्री मौजूदगी तो काफी है उस इलाके में। नहीं, बात यह है कि अमेरिका ने वन चाइना पॉलिसी मानी हुई है, तो वो कहता मेरा एरिया, मेरा इलाका मैं ले रहा हूं। अगर ऐसे बोलो, ये मुझे लगता है कि ताइवान को उसने आर्म किया है। उसने F-22 और F-35 भी नहीं दिए, उन्होंने दिए हुए हैं थार्ड दिया, टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम, पेट्रोइड मिसाइल, काफी कुछ दिया। पर सच्चाई यह है कि जब लड़ाई होगी तो ट्रुप्स ऑन द ग्राउंड, तो चीन इतना बड़ा देश है, चीन को मालूम है कि किसी हद तक ही अमेरिका हेल्प करेगा ताइवान की, वो डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगा, तो उसको एक प्रकार से एनकरेजमेंट मिल सकती है, वो कर सकता है। और एक वन चाइना पॉलिसी आपने मानी हुई है, तो और आप ऐसे ही कैसे ताइवान को हेल्प करेंगे? तो ऐसा हो सकता, मैं नहीं कह रहा कि ये होगा, मगर ये होने के भी चांसेस लग रहे हैं। और इस पूरे बात वर्ल्ड में ये खतरा बात की तस्दीक बार बार ताइवान की सत्ताधारी जो पार्टी है, उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कर रही है। वो कह रही है कि हमारी जो हमारी एयर स्पेस है उसमें चीनी फाइटर आ रहे हैं, हम उनको खदेड़ रहे हैं। ऐसा वो पिछले 1 माह में 4 या 5 बार कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं, हाल में फिर से कहा है। तो इसकी आशंका तो लगातार बनी हुई है, क्योंकि चीन की विस्तारवादी सोच और नीति से तो पूरी दुनिया वाकिफ है और हमसे ज्यादा और कौन इसे समझेगा। शीतल, मैं एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ। हाँ। देखो, 2 आइलैंड हैं जो कि ताइवान के नजदीक है। मुझे लगता है चीन पहले उन आइलैंड को लेने की कोशिश करेगा, उस पर रिएक्शन देखेगा। अगर अमेरिका का रिएक्शन बहुत ज्यादा सख्त हुआ तो शायद वो आगे नहीं बढ़े, नहीं तो वो उसको लॉन्च पैड लेके वो ताइवान को लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि ताइवान को उसने लेना ही है। ये तो उसने मन बना लिया है
कैसे ही ले, कब ले, पर लेगा जरूर चीन। ये ऐसा लगता है आने वाले टाइम में। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, ताइवान, चीन, रूस, यूक्रेन के बाद अब ताइवान चीन की बारी। जी हाँ शीतल, अभी जो है पेंटागन बहुत ही चिंतित है, क्योंकि पेंटागन का पूरा ध्यान जो है अभी नेटो की तरफ केंद्रित है, यूक्रेन की तरफ केंद्रित है। और पेंटागन को चिंता यह है कि अगर एक और फ्रंट ताइवान में खुल गया तो पेंटागन के जो दोनों हाथ ही बिजी हो जाएंगे। वैसे यूएसए ने अपनी जो गुआम एयरबेस है और जो ओकिनावा के पास जो उनकी मिलिट्री बेस है, दोनों को ही हाई अलर्ट पे रख दिया है। इसी तरह से यूएस आर्मी की जो फॉर्मेशंस साउथ कोरिया में बुसान नाम का शहर है, वहां पर बहुत बड़ी अमेरिकन छावनी है, उनको भी उन्होंने हाई अलर्ट पे रखा हुआ है। जहां तक चीन का मामला है, चीन की जो आर्मी और एयरफोर्स है वो काफी ड्रिल्स कर चुके हैं ताइवान पर हमला करने के लिए। उनका ये मानना है इस ड्रिल के बाद चीनी फौजियों का कि उन्होंने ये एसेस किया है कि गुआम से या ओकिनावा से या साउथ कोरिया के बुसान से अमेरिकन फौजें अगर ताइवान की मदद के लिए आई तो उसके लिए अमेरिकन फौज को 3 दिन लग जाएंगे। इसीलिए चाइनीज आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने जो वॉर प्लान बनाया है, उन्होंने कहा कि हम 2 दिन के अंदर ही ताइवान को ओवररन कर देंगे। अब बात यह है कि जैसे जनरल शिवाज ने बताया कि अमेरिका जो है अभी थोड़ा बैकफुट पर इसलिए चल रहा है क्योंकि अमेरिका में बहुत स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन है अगेंस्ट। वो चाहते नहीं कि अमेरिका के जो फौजी हैं, उनके जो बच्चे हैं और भाई ट्रुप्स हैं, वो बूट्स ऑन ग्राउंड करें दुनिया में कहीं पर भी। अमेरिका की जो बहुत कर चुके हैं ना, बहुत कर चुके हैं, पिछले कई दशकों में यही तो करते आए हैं वो। जी हाँ शीतल, कई दशकों से उन्होंने करते आए हैं वो, काफी दशकों से उन्होंने दुनिया में अलग अलग जगह पे डिप्लॉय की हैं, ये सत्य बात है। लेकिन रिसेंट जो लास्ट 1 या 2 इलेक्शन हुए हैं, दोनों इलेक्शंस में डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिक्स दोनों ही जानते थे कि बॉडी बैग्स कमिंग बैक फ्रॉम वॉर जोन ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है वहां पर और बहुत वोटिंग पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है। इसीलिए ट्रंप ने और बाइडेन ने दोनों ही ने इस इलेक्शन कैंपेन के टाइम अपना जो वोटर बेस है उसको बार बार प्रॉमिस किया था कि हम आपके बच्चों को युद्ध में नहीं भेजेंगे, आपके बच्चे अमेरिका और अब ये अमेरिका की मजबूरी है एक तरह से कि अपने जो घरेलू जो उनकी जनता है उसको बनाए रखने के लिए वो अब अगर और इस तरह के इनिशिएटिव्स नहीं ले सकते, ऐसे एडवेंचर्स नहीं कर सकते या कुछ समय तक तो करना नहीं चाहेंगे। मैं रोबिंदर सचदेवा के पास चलती हूँ। सचदेवा जी, ऐसे में ब्रिटिश प्रधानमंत्री का ये कहना, आप जा तो नहीं रहे वहां लड़ने बूट्स ऑन ग्राउंड, और पर आप कह रहे हैं कि यूक्रेन हमारी उम्मीद है कि यूक्रेन एक आजाद मुल्क रहेगा, तो नहीं, आई मीन एब्सोल्युटली। देखिए, नेटो तो कंसोलिडेट हो गया बाय द वे, बाइडेन ने। ये थोड़ा हास्यास्पद लगता है ये जो बयान बोरिस जॉनसन ने दिया है कि हम उम्मीद करते हैं कि यूक्रेन आजाद रहेगा। उम्मीद करते हैं मतलब एक देश का राष्ट्राध्यक्ष ये बात कह रहा है जो कि ये जानता है कि वहां पे वो सैनिक नहीं भेज सकता और वो देश जो है बिल्कुल ऑक्यूपाई होने की कगार पर है। इस तरह के बयान देके वो अपनी पल्ला झाड़ रहे हैं। ये अपनी यूरोपियननेस और अपनी मॉरल कॉन्शियंस को रीइंफोर्स कर रहे हैं कि हिस्ट्री में इनको ये ना देखा जाए कि जब ऐसा कुछ हो रहा था तब तुम क्या कर रहे थे। ये सब लीडर्स वो भी सोच रहे हैं, राइट, बोरिस जॉनसन एंड बाइडेन, कि हिस्ट्री मेरे को कैसे इवैल्यूएट करेगी कि ऐसा हो रहा था यूक्रेन में, मैंने क्या करा, तो अपना दिखाना चाह रहे हैं। मैं 1 मिनट चाइना में आता हूं, फिर वापस यहाँ आता हूं। चाइना को लेके हम डेफिनेटली ताइवान कुड बी, जनरल शिवाजी इज एब्सोल्युटली देयर। चाइना में नॉट टेक ताइवान पूरा आइलैंड, उसके काफी सारे आइलैंड्स हैं छोटे छोटे ताइवानीज जो कि चाइना की पास है काफी, उन जो कि मे बी इवन आर पॉपुलेशन नहीं है। चाइना 2-3 को उनको करके कब्जा करके ब्लॉकेड करके रख ले, देख ले। बट व्हाई नॉट इंडिया? ओके, बिकॉज़ चाइना क्या देखना चाहता है वो एक अलग टॉपिक हो सकता है पूरा डिस्कशन का। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि इंडिया भी तो इस समय एक्सपोज है। चाइना सोचेगा वहां डायवर्जन है, मैं यहां कुछ करूं। सो ये चाइना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगा। पर एक साथ रूस और चाइना 2 फ्रंट क्या खोलेंगे जनरल शिवाज? दोनों आज की तारीख में एक दूसरे करीब हैं, पिछले काफी समय से करीब हैं। देखो, मुझे लगता है कि भारत को तो तैयारी करनी है ही कि चीन के अगेंस्ट, मगर सच्चाई ये है
कि दो बातें हैं इसमें। एक तो भारत जो है अभी बिल्कुल तैयार है, अगर लड़ाई होती भी है भारत की चीन के साथ लद्दाख से अरुणाचल तक, तो ये बराबर की लड़ाई होगी। उसको पता है कि अगर वो कुछ पाएगा तो वो बहुत कुछ खोएगा, तो वो मुझे लगता है ऐसी बेवकूफी नहीं करेगा। और दूसरा एंगल है रूस का, क्योंकि अभी देखो ये जो वर्ल्ड ऑर्डर बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है, एक वर्ल्ड ऑर्डर जिसके अंदर रूस और चीन मिलकर आ रहे हैं, और भारत की भी एक ऐसी परिभाषा है स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, क्योंकि रूस को एक तरीके से भारत ने हेल्प किया है एब्सेंट होके, बिल्कुल, और एक बार नहीं कई बार। तो रूस ऐसा उसको नहीं करने देगा। अगर वो करता भी है तो हम उसके लिए तैयार हैं, और हम सरप्राइज नहीं दे सकता। और दूसरी बात यह है कि दो चीजें हमारी, भारत ताइवान नहीं है, बेसिकली भारत ताइवान नहीं है, मतलब भारत की वायु शक्ति और भारत की नेवी, जो भारत की नेवी जो है मलक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकती है, वो बहुत मुश्किल हो जाएगी चीन को। और भारत की जो वायु शक्ति है, रफेल के आने के बाद सुकोई MKI, मिराज 2000, मिग 29, S-400, फिर अपाचे अटैक, तो भारत के जो एयर पावर है उसके अंदर भी एज है, भारत की नेवी में भी एज है, और भारत की जो फौज है वो बैटल हार्टेंड है। मुझे लगता नहीं चीन इतनी बड़ी गलती करेगा, क्योंकि उसको नुकसान ज्यादा होगा, उसको कोई यहाँ कुछ नहीं होने। वो करेगा जो भी करेगा इंडो पैसिफिक में, और ताइवान को वो लेके रहेगा। कैसे लेगा, कौन सी अपॉर्चुनिटी में करेगा, वो कोशिश करता रहेगा जब तक उसको नहीं मिले। तो ये ध्यान रखना है वर्ल्ड को। और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन के आया है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, जिसके अंदर चीन और रूस बहुत नजदीक होंगे, भारत का भी बड़ी अहमियत होगी, कहीं अमेरिका, नेटो और यूरोप के साथ। तो ये एक फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, मगर इस वर्ल्ड ऑर्डर में ध्यान देने वाली बातें हैं कि इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन होगी है, लड़ाई जैसी सिचुएशन बहुत बिल्डअप होगी, और इसमें बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस भी होंगी। मतलब जैसे अब भारत को ही हम ले लें, भारत, हम अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध है, रूस के साथ भी हमारे संबंध है, हमारे नेटो यूरोपीय देशों के साथ भी संबंध है, हमारे यूक्रेन के साथ भी अच्छे संबंध रहे। तो मतलब बहुत ये एक बहुत ही दिलचस्प सिनारियो भी है, रिस्की भी है और दिलचस्प भी है। रविंद्र सचदेवा कुछ कहना चाह रहे थे, आपने हाथ उठाया था। सचदेवा जी। थैंक यू वेरी मच। आई एग्री विद जनरल सिवाच की मैं ये नहीं कह रहा था कि फुल स्केल वॉर चाइना इंडिया पे करेगा, मैं वो नहीं कह रहा हूं, राइट। But China can do something like a Galwan kind of a thing, another thing. शरारतें, गुस्ताखियां, भूटान के साथ एटसेट्रा, राइट। क्योंकि इतनी समय डिस्टॉर्शंस चल रही हैं दुनिया में, या उधर ताइवान। बट कमिंग बैक टू यूरोप एंड नेटो, वर्ल्ड ऑर्डर टोटली चेंज हो रहा है, फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, ये इस सेंचुरी को डिफाइन करेंगे, ओके। और इसमें अगले 3-6 महीने, 3-6 साल, 30-40 साल में न्यूक्लियर वॉर की तरफ वी आर हेडिंग, इसका मुझे कोई डाउट नहीं दिखता। आप ये पहले दिन से कह रहे हैं, कि आपने, मुझे याद है कुछ पिछले एक डिबेट में भी कहा था कि शीतल, हम अपने जीवन काल में ऐसा एक युद्ध देखने वाले हैं। आप बिल्कुल, या क्विक 2 पॉइंट्स। अभी जैसे यूक्रेन का ही मामला है, अभी नेटो कह रहा है हम सामान देंगे, चलो अभी तो पोलैंड के बॉर्डर पे कोई यूक्रेनियन गार्ड्स ही हैं, बट रशिया का जैसे जितना भी मेसी सिचुएशन हो यूक्रेन में, अगर बढ़ेगा प्रभाव, तो रोमानिया पोलैंड बॉर्डर से कोई आने थोड़ी देगा, टैंक्स वगैरह कहां से भेजेंगे, कहां से लड़ेंगे ये, राइट। अगर आ गए तो देन नेटो वर्सेस रशिया, फिर तो वॉर हो जाएगा, फिर तो विश्व युद्ध की बात हो गई ना, फिर तो एक तरह से यूरोपीय वॉर हो गई। इनफैक्ट ग्रुप कैप्टन देवनाथ, ऑस्ट्रेलिया ने तो ये चिंता भी जताई, अभी मैं कल ही बयान पढ़ रही थी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री का, कि जो हालात बन रहे हैं उससे पूरे यूरोप के जंग के जद में आने की आशंका है, एक यूरोपियन वॉर ट्रिगर हो सकती है, ऐसा ऑस्ट्रेलिया का बयान मैंने देखा। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया जो है हमेशा से ही नेटो के बहुत पास रहा है। अमेरिका जब भी कहीं युद्ध करता है तो हमेशा ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो अमेरिका के साथ अलाइन होती है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से गल्फ युद्ध के समय ऑस्ट्रेलिया ने अपने कुछ फौजी दस्तों को और एयरफोर्स एलिमेंट्स को गल्फ में डिप्लॉय किया था और उन्होंने युद्ध में भाग भी लिया था, इसी तरह से क्या अब ऑस्ट्रेलिया अपनी फौजों के कुछ टुकड़ियों को यूरोप में डिप्लॉय करेगा? यूरोप में ऑलरेडी बड़े जोर शोर से कार्रवाई चल रही है कि जो नेटो रिएक्शन फोर्स है, जो कि करीबन आमतौर पर 40,000 की स्ट्रेंथ थी, उसको अब
अमेरिका फौजें भेज कर अलग अलग बाल्टिक स्टेट्स में डिप्लॉय कर रहा है। अमेरिका ने कल परसों ही 6,000 7,000 और ट्रुप्स भेजे हैं। तो ये एक चीज मैं दर्शकों को बता दूं कि ये डिफेंसिव पर्पस के लिए है। ये जो अमेरिका ट्रुप्स भेज रहा है यूरोप में, जो कि बाल्टिक स्टेट्स में डिप्लॉय हो रहे हैं, इनका मकसद एक यूक्रेन पर या रशियन फौजों पर हमला करना नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब अपने को, जैसे ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑलरेडी ऑकस का एक पार्ट है, तो इंग्लैंड के साथ उनका काफी अच्छा मधुर संबंध हो गया, क्योंकि अब इंग्लैंड जो है ऑस्ट्रेलिया को हेल्प करेगा। अच्छा, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच जो चीन और ताइवान को लेकर हम बात कर रहे हैं, उसको लेकर हम देख लेते हैं कि क्या हाल में हुआ है। क्या चीन अब युद्ध की फिराक में है? ताइवान के एयर डिफेंस जोन में चीनी विमान, लड़ाकू विमान शेनयांग J-16 को ताइवान में देखा गया। ताइवान ने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है और ताइवान ने अपना एयरक्राफ्ट भेजा, रेडियो वार्निंग जारी की। एक महीने के अंदर ताइवान में चीन के 8 विमान घुसे हैं, ये आरोप खुद ताइवान ने लगाया। 3 लड़ाकू विमान, 3 निगरानी टोही विमान और 2 हेलीकॉप्टर। और पिछले साल नवंबर में ताइवान में 27 चीनी विमान घुस गए थे। 239 दिनों में 961 बार चीनी विमानों की ताइवान में घुसपैठ देखी गई है। ताइवान के एयर डिफेंस जोन में चीन का विमान अभी हाल में घुसा। तो क्या अब चीन मौके का फायदा उठाकर चौका लगाने की कोशिश में, इन द सेंस कि क्या अब वो रूस की तरह युद्ध करने की कगार पर है, या ताइवान को तो अपना ही हिस्सा बताता है हमेशा से, तो अगली बारी का ताइवान की होगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ी आशंका है जो दुनिया के सामने मुंह बाए खड़ी है। लेकिन इस सब के बीच सचदेवा जी, फिर मैं नेहा के पास भी चलूंगी अमेरिका में। सचदेवा जी, जो पीस टॉक्स हो रहे हैं, और अभी अब थोड़ी देर पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे थे वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, तो वो ये कह रहे थे कि उन्होंने शेक्सपियर को कोट किया, तो कि ये जो पूरा मामला है, इट्स ऑल गेम ऑफ वेदर टू बी और नॉट टू बी। तो मतलब वो अपना एक्टर और वो जो उनका थिएट्रिकल बैकग्राउंड है और जो वो लिटरेरी बैकग्राउंड है, उसको सामने एक बार फिर दर्शा रहे थे। लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि अब ये हाथ से निकल चुकी है बात। अब यूक्रेन स्थिति में नहीं रह गया कि वो रूस की शक्ति का सामना कर पाए। तो ऐसे में जो टॉक्स हो रहे हैं साइड पे, उनका क्या, 3 स्तर के टॉक्स हो चुके हैं, अब वो टॉक्स का क्या मुद्दा होगा, उस पे क्या होगा? क्योंकि रूस तो कीव लेने जा ही रहा है। देखिए, टॉक्स का ज़ेलेंस्की की जहां तक बात है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं। आई डोंट थिंक कि वो अभी भी किसी होप पर हैं कि ये मामला और पेचीदा होता जाए और रूस फंस जाए। वो अभी भी ये सोच रहे हैं, और whatever etc. बट जहां तक टॉक्स की बात है, देखिए, टॉक्स तो जो शुरू की बात थी वो तो मिन्स एग्रीमेंट थी एक जमाने में कि डोनबास को मान लो, यूक्रेन कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी चेंज कर दो और न्यूट्रलिटी रखो, राइट? अब वो मिन्स एग्रीमेंट तो पेपर है, फाड़ दीजिए। अब तो रशियन फोर्सेस ग्राउंड पे हैं, तो अब रशिया की जो टॉक्स होंगी, इनकी डिमांड्स बल्कि ज्यादा होंगी, लॉजिकली अगर समझिए आप, राइट? मेरे ट्रूप्स, लेकिन वो ये तो नहीं कह रहे कि हम कीव पे कब्जा नहीं करेंगे, ये तो वो उनका डिसाइडेड है कि नहीं। रशिया तो स्ट्रेट अवे कह रहा है कि मेरी जो डिमांड्स है ये न्यूट्रलिटी करो, ज़ेलेंस्की छोड़ के जाए, देश से निकल जाए ज़ेलेंस्की, सरेंडर कर दो, नेटो का न्यूट्रलिटी कमिट कर दो, एटसेट्रा। तो रशिया की तो इसमें मैक्सिमम रशिया ये होगा, बीच में कहेगा चलो 12 घंटे का मैं एक सीज फायर या जो भी कहो सीज ऑपरेशंस कर देता हूं ताकि ह्यूमैनिटेरियन किसी को निकाल लो। फिलहाल में हो भी रहा है, कुछ बीच में होता भी है। बट रशिया की डिमांड ज्यादा बढ़ेंगी, बल्कि बढ़ गई होंगी कमरे के अंदर जहां बात हो रही होगी। अब फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल पे मिल रहे हैं, बाय द वे, पहली बार, तो फिर डेफिनेटली कुछ अगर निकलता है तो देखें। बट मेरे को तो कोई डे लाइट आपको लग रहा है कि युद्ध जल्दी रुकने वाला है? नो। जनरल सिवाच, जल्दी से संक्षेप में, फिर मैं क्लोजिंग कमेंट नेहा से लूंगी। आपने दलदल का नाम सुना होगा, रूस दलदल में फंस गया है। ये अफगानिस्तान 2.0 होने वाला यूक्रेन। अच्छा। कीव तो गिर जाएगा, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों को 10-12 दिन लगेंगे, इससे पहले तो गिरेगा नहीं। मगर होगा क्या, रूस जो है फंस गया है। रूस जो है उससे निकल नहीं पाएगा, क्योंकि 2 बातें होंगी। ज़ेलेंस्की चलो चले भी गए, मार दिए गए, तो आपने कब्जा तो कर लिया कीव पे, और अब आप मालिक बन गए हो यूक्रेन के, मगर उसको गवर्न कैसे करेंगे? वहां पर इंसर्जेंसी, मिलिटेंसी स्टार्ट होगी। जो डोनबास का इलाका है, मैं बिल्कुल मानता हूं, वहां रशियन पॉपुलेशन है, 18% लोगों के पास रशियन पासपोर्ट है। ये डोनेस्टक और लुहांस्क का एरिया
बिल्कुल इंसर्जेंट एरिया था, इसको रूस का हिस्सा मानना चाहिए। इसी प्रकार क्रीमिया को रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ रशिया। बट व्हाट हैपेंड टू रेस्ट? ये नाइपर नदी के बीच में ईस्ट यूक्रेन और वेस्ट यूक्रेन की बात हो रही है, वो भी हो सकता है। पर सच्चाई ये है, रूस क्या करेगा, एक बार अंदर तो चलागा, फिर निकलेगा कैसे? और जो निकलने वाला, क्या वहां गवर्नमेंट चेंज करके निकल आएगा? ये प्रो रशिया गवर्नमेंट सत्ता परिवर्तन होगा तो क्या होगा? बिल्कुल, हमारे पास वक्त खत्म हो रहा है। नेहा, एक क्लोजिंग कमेंट, अमेरिका में पत्रकार या बाकी बुद्धिजीवी किस तरह से सिचुएशन को आगे इवॉल्व होता हुआ देख रहे हैं? मतलब मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं कर रही, वो तो अपना सेफ गेम खेल रहे हैं, मैं बुद्धिजीवियों की बात कर रही हूँ, पत्रकारों की बात कर रही हूँ। किस तरह से आपके यहाँ चर्चा होती? देखिए, एक बात तो हमको ये मान के चलनी चाहिए कि चाइना डेफिनेटली एक थ्रेट बना हुआ है पूरे वर्ल्ड के फ्री ट्रेड के लिए। तो जो अभी हम सारा डिस्कशन कर रहे हैं, जिसको लेके हम कह रहे थे कि अमेरिका, चाइना अगर अटैक कर देगा और चाइना कब्जा कर लेगा, अमेरिका हाथ पे हाथ धरे बैठा रह जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। अमेरिका सुपर पावर है और अमेरिका अपनी बैटल्स पिक करना जानता है। अमेरिका को पता है कि रशिया के साथ बैटल करके उसको कुछ हासिल होने नहीं वाला, और रशिया को भी पता था कि उसका अमेरिका के साथ कुछ ज्यादा स्टेक पर है ही नहीं, क्योंकि कोई ट्रेड रिलेशन नहीं है। लेकिन चाइना इस मामले में, इस बात को लेकर चाइना बहुत सयाना है कि उसको पता है कि अगर वो ताइवान पे अभी कब्जा करता है तो उसकी इकोनॉमी पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, और अमेरिका भी हाथ पे हाथ धरा नहीं बैठा रहेगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक पे फ्री ट्रेड के लिए अमेरिका इस बात के लिए कतई अग्री नहीं होगा कि वो अटैक कर दे। और चाइना को पता है कि वो यहाँ इंडिया भी उसे घेरेगा, अमेरिका भी घेरेगा। बिल्कुल बिल्कुल, उतना आसान नहीं होने वाला है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जनरल सिवाच, रविंद्र सचदेवा, ग्रुप कैप्टन देवनाथ और नेहा पंत अमेरिका से हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बहस में। तो 13 दिन युद्ध के हो गए हैं। रूस जो है वो यूक्रेन की राजधानी पर कब्जे की पूरी तैयारी में, जो कि कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों की बात बताया जा रहा है। ऐसे में अमेरिका ने तेल का आयात जो है उस पर करना रूस से बंद कर दिया है और कड़े प्रतिबंध कर दिए हैं। और ज़ेलेंस्की क्या करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में कितना आएंगे, कितना नहीं आएंगे, ये देखना होगा। हमारी विशेष कवरेज इंटरनेशनल बहस जारी रहेगी, कल मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।